आप सभी को आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मैं इसी कारण वीडियोस का सहारा लेता हूँ कि जो बात मेरे चर्चा के दौरान रह जाए तो वो कम से कम ये वीडियो उसकी पूर्ति कर पाए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मंथन मिस्टर अजय गांधी जी का और उनके साथी का चन्ना जी का, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई मुझको इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और आप सभी का के सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए और मेरी कहानी या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको सुनने के लिए आपने समय निकाला। जिस मुद्दे पर आज मैं बात करने चाह रहा हूँ वो कोई नया नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे इस देश में पहली बार टेरर लॉज का मिसयूज़ किया गया हो या सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया गया हो। आज से 30-35 साल पहले 1985 में जब पंजाब में उग्रवाद का माहौल था तो टाड़ा के नाम से एक काला कानून लाया गया। और उसके शिकार पूरे देश भर में हर वर्ग हुआ, लेकिन चूंकि पंजाब में उग्रवाद था तो ऐसे कानूनों का दुरुपयोग बड़ी संख्या में सिखों के विरुद्ध किया गया। उनको फॉल्स केसेस में फंसाया जाता था, फॉल्स इनकाउंटर होते थे, अत्याचार किए गए, और हमारे देश की और विदेश में सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस काले कानून जो कि टाड़ा के नाम से जाना जाता था उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, क्योंकि उनके नज़दीक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमको अधिकार दिए गए हैं वो उसके भी विपरीत था, प्रिंसिपल के विपरीत था। लेकिन 1985 में टाड़ा कानून आया, लेकिन 1995 तक हमारी गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं, खबर नहीं ली, और सैकड़ों हज़ारों लोग निर्दोष जेलों में बरसों तक अपनी ज़िंदगियों को सलाखों के पीछे चलाते रहे। उनकी फैमिली उनसे अछूती नहीं रही, उन हालात से उनको भी दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा उस शख्सियत का, लेकिन बहुत मशहूर शख्सियत, जब 1993 हमारे फिल्म इंडस्ट्री की उस आरोपों में फंसती है और फिर देश को ऐसा महसूस होता है कि हाँ, टाटा तो बहुत गंभीर कानून है और उसका उल्लंघन, मिसयूज़ किया जा रहा है, और 1995 में हमारी पार्लियामेंट टाटा को हटाती है। लेकिन सिलसिला यहाँ ही ख़त्म होता है। साल 2001 पोटा लाई जाती है, फिर मकोका आती है, और आजकल जो कानून है और अभी
महीना भर शायद मुश्किल से हुआ है, यूएपीए में अमेंडमेंट की गई है और उसके ख़िलाफ़ भी सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि इनका मिसयूज़ होगा। तो बताने का मकसद केवल ये है कि नाम बदल दिए गए हैं लेकिन कानून वही है। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब मुझको उठाया गया 1998 फरवरी में, तो ना उस वक्त टाटा थी, ना पोटा थी, ना मकोका थी, ना यूएपीए था। पर जो सेक्शंस में ऊपर लगाई गई वो सिंपल आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत थी। लेकिन जो केस को चलाया गया वो बिल्कुल इसी तरह चलाया गया कि जैसे टाटा, पोटा या यूएपीए में चलाया जाता है। मतलब ना बहुत जल्दी फास्ट ट्रायल होना, ना उसमें बेल देना, ना उसमें पैरोल मिलना, कोई रियायत नहीं। अगर रियायत मिलेगी तो कई सालों के बाद जब कोर्ट के द्वारा फैसला आएगा तभी कोई इम्कान है कि वो रिहा होगा या फिर उसके नसीब में और लंबी जेल काटना लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश का कानून एक मकड़ी के जाल की तरह है जिसमें छोटे कीट पतंगे आके फंसते हैं और मकड़ी के जाल को बड़ी मक्खियाँ तोड़ के निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा कानून व्यवस्था है आज बदकिस्मती से, जिसमें गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित, कम पढ़े लिखे लोग वो आसानी से फंसते हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है उनके साथ। लेकिन जो पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सोच रखते हैं, वो इन कानून के जालों से भी आराम से निकल जाते हैं। एक और फिल्म हस्ती पिछले 3-4 साल पहले हिट एंड रन केस में कन्विक्ट करार दी गई थी। कन्विक्ट मतलब उसको कोर्ट ने मुजरिम माना था। और हैरानी की बात यह थी कि कोर्ट में फ़ैसला आने से पहले भी वो बेल पर था। जिस दिन फ़ैसला कोर्ट का आया और उसको मुजरिम करार दिया और सज़ा दी, सेम डे पर उसको बेल दे दी गई। मैं बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो उस शख्सियत को बेल दी गई, वो उसका अधिकार था। लेकिन सवाल मैं यहाँ ये करता हूँ कि उसी तरह के केसों में हमारे भारत के जेलें भरी पड़ी हैं, क्या उनको भी इसी तरह रियायत मिलती है? क्या वो भी सज़ा मिलने के बावजूद जेल से बाहर रहते हैं? नहीं। मकड़ी का जाल, कानून का जाल। क्योंकि जो गरीब और कमज़ोर और पिछड़े लोग होते हैं, मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी ठीक है कि आज के माहौल में, आज के समय में माइनॉरिटीज़ में मुसलमान, दलित, गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, पिछड़े भी हैं, अशिक्षित भी हैं। इसी कारण से इनकी संख्या जेलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं धर्म के आधार पर इस समस्या को नहीं देखता हूँ। मैं इसलिए इसको कहता हूँ गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित, पिछड़े, क्योंकि ये लोग
कोर्ट के अंदर अपने बेहतर तरीके से पैरोकारी कर नहीं पाते हैं, अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, अच्छे बड़े वकील नहीं कर पाते हैं, इस कारण भी न्याय से वंचित रहते हैं। जहाँ तक मेरे साथ बीती घटना की बात है तो वीडियो में आप देख चुके हैं। मैं लगभग 18 साल का था, पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ पला बड़ा, एक साधारण परिवार और एक टीनेजर के रूप में, जो आम तौर पर इस उम्र में लोग सपने देखते हैं, वो सोच के बढ़ रहा था खुशहाल ज़िंदगी थी। पर अचानक एक रात को मुझको एक सुनसान रोड से जबरन सादी ड्रेस में कुछ लोग आके उठाते हैं और वो एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर मुझको बिल्कुल नंगा कर दिया जाता है। मैं बहुत शर्माता हूँ, क्योंकि जब मेरे कपड़े उतारे गए तो मैंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाया। तो 10-12 लंबे चौड़े लोग सिविल ड्रेस में थे। उनमें से एक कहता है, भाई तू क्यों ये शर्माता है, छुपाता है, ये तो सबके पास है। उनके चेहरे से बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये उनके लिए कोई नई बात है या वो शर्माते हों, डर रहे हों। और उस वक्त तक मैं उनको क्रिमिनल समझ रहा था, क्योंकि इससे पहले तो मैंने पुलिस को अपने जो हमको बताया गया कि वो हमारे रक्षक हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उस रूप में देखा। तो सोच भी नहीं सकता था कि ये सिविल ड्रेस में जो लोग होंगे ये कानून नाफिज करने वाले भी हो सकते हैं। जिस तरीके से मेरे से साथ सलूक किया, काफ़ी समय तक मैं यही समझता रहा ये क्रिमिनल हैं। तो बात कर रहा था कि जब मुझको नंगा पूरा किया गया तो मैं बहुत शर्माया, क्योंकि या तो बचपन में मेरी माँ ने मुझको नहलाते हुए नंगा किया था, या फिर लगभग 18 साल की उम्र में ये लोग मुझको जबरन नंगा कर रहे थे। 7 दिन मुझको वो गुप्त तरीके से रखते हैं। ना सूरज देखा, ना चाँद, ना तारे, दिन है, रात है, अंडरग्राउंड में कुछ महसूस नहीं होता था। ठीक से सोने नहीं देते थे, खाना नहीं खाने देते थे, लाते, घूंसे, गालियाँ आम बात हैं, तो उसको मैं करता ही। टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको मैंने ख़ास कर या तो फिल्मों में देखा या सुना होगा, वो अपने ऊपर लागू कर रहा होते हुए देख रहा था। आज भी जब वो समय को मैं याद करता हूँ तो रोंगटे मेरे खड़े होते हैं और अंदर पसीना आना शुरू हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि आप उन चीज़ों को रिपीट ना करो, क्योंकि आज भी वो डरावने सपने मेरे आते हैं और मैं आधी रात को चीखता हुआ उठता हूँ। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि खामोश रहना कोई हल नहीं। जब तक मैं अपनी पीड़ा, अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ सामने नहीं रखूँगा तो जनता भी अनजान रहेगी। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया अक्सर दिखाती है उसी को सच मान लिया जाता है। हकीकत भी बयां करने वाले मीडिया में हैं, उनकी संख्या कम है और दिन ब दिन कम हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम में बहुत कम दूसरे पक्ष को भी रखा जाता है। ज़्यादातर पुलिस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो उनका मौक़िफ़ होता है, उसी को रखा जाता है और सोसाइटी भी उसको आमतौर पे मान लेती है। तो 1947 से लेकर अब तक
विशेषकर मुसलमानों पर अलग अलग तमगे लगते हैं। कहा जाता है कि ये भरोसे के लायक नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समाज में ऐसी धारणाएं पाई जाती हैं। लेकिन 20-25 साल पहले एक नया तमगल इस कम्युनिटी को दिया गया, वो है टेररिज्म का, कि देशद्रोही भी होते हैं। आज हमको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है, लेकिन क्यों? लेकिन करनी पड़ती है, लेकिन क्यों करें? सवाल ये भी आता है। मैं कहता रहा हूँ कि 1947 में जब बंटवारा हुआ देश का, तो माफ़ी चाहता हूँ, मुसलमानों के पास ऑप्शन थे, दूसरी किसी कम्युनिटी के पास ऑप्शन नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादा परदादा ने ऑप्शन होते हुए इस देश को चुना, गांधी के देश को चुना। गांधी जी के सेकुलर भारत को चुना। गांधी जी ने उस समय कहा था, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें सबको समानता, सबकी सुरक्षा, सबका विकास, सबका सम्मान। तो हमारे पूर्वज ने तो उस भारत को चुना और इस देश को अपनाया। ऑप्शन था ठुकराया जिना को, तो हम तो बाई चॉइस इंडियन हुए, बाई चांस तो हमसे फिर क्यों देशभक्ति के सर्टिफिकेट लिया जाता है? हम बाई चांस इंडियन नहीं हैं, बाई चॉइस इंडियन है। हमारे पास ऑप्शन थे। पर पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से भारत को बदलता हुआ मैं देख रहा हूँ। मेरी आज एक 5 साल की बच्ची है, और जब वो पैदा हुई थी तो मुझे 2 चिंताएं थी, और अभी हैं। जब किसी के घर में बेटी होती है तो हो सकता है कोई मायूस होता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश था। लेकिन चिंता तो थी कि एक अच्छी एजुकेशन उसको मैं दिला पाऊँ, जो कि मैं अपने हालात के कारण नहीं पा सका। और उस सिलसिले में मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आज एक अच्छे स्कूल में अनुषा पढ़ भी रही है। दूसरी चिंता कि जब वो 18 और 20 साल की होगी तो कैसा भारत पाएगी। जैसा मैंने कहा, पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत तेज़ी से भारत बदला। जब मैं छोटा था, बचपन में मैं अपने वालिद साहब से सुनता था कि गोडसे एक बुरा आदमी था, उन्होंने गांधी जी का कत्ल किया, आतंकवादी था। और आज उसका मंदिर बनाया जा रहा है और उसको पूजा जा रहा है, हीरो के रूप में देखा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और वो सोच बढ़ रही है। पिछले 1.5 साल पहले मैं टीवी में एक न्यूज़ देख रहा था कि कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक राज्य को
बंद करने का आह्वान दिया गया एक कट्टर संस्था के द्वारा, और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने उसका सपोर्ट किया। और उनका ये कहना था कि टीपू सुल्तान बारिश था, कम्युनल था, आदि आदि, इस वजह से कर्नाटक का। लेकिन बचपन में मैंने जो ब्लैक एंड वाइट टीवी में एक सीरियल जो संडे को आता था, टीपू सुल्तान, मैं तो वो देखकर बड़ा हुआ, जिसमें मुझको ये शिक्षा मिली कि वो एक बहुत अच्छा राजा था, उसने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उसकी फौज का जो सेनापति था वो भी हिंदू था। मंदिरों को उसने बहुत से रियायतें दी और मनाने में मदद की। और आज ये सुनने में आ रहा है, तो पिछले कुछ सालों में ये और भी बहुत सारी चेंजिंग आई हैं। अगले 20 साल कैसे होंगे? मेरे साथ कुछ झेल कर भी जो मेरे साथ हुआ, मैं आज भी कहता हूँ कि हाँ, मेरा भारत, मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। कमी लागू करने में हो सकती है, मानने में हो सकती है, लेकिन देश में, कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी नहीं है। उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मुझे गर्व है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर मैं यही बात अपनी बच्ची से जब वो बड़ी हो जाएगी सुनना चाहता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे परदादा ने इस देश को चुना। लेकिन क्या जिस तरह के हमारे देश के हालात हैं, मुझे डर लगता है कि मैं सुन पाऊँगा ये बात उसके मुँह से। जबकि आज के समय में हेट क्राइम, खासकर नॉर्थ इंडिया में लिंचिंग, गाय के नाम पर, मीट के नाम पर, जय श्री राम बुलवाने के नाम पर, विशेषकर मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों तक को भी लिंच किया जा रहा है। तो हम ये कैसा भारत कहाँ है? शायद मैं अपने मुद्दे से भटक रहा हूँ और भावनाओं में बहकर मैं कुछ अलग सिंध में जा चुका हूँ। शायद वो इससे पहले इस तरह की बातें आप और वक्ताओं से सुन चुका हूँ, लेकिन केवल मेरा यहाँ पर अपना भावनाओं को आपके सामने रखना मकसद है। जब इलीगल मुझको उठाया गया और साथ ही मुझको टॉर्चर किया गया और बगैर ये बताए कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने उस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वो समय था जब मीडिया की ज़्यादा ग्रांड नहीं हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद दूरदर्शन के अलावा NDTV या आज तक वगैरह हुआ करता होगा। उन्होंने भी हूबहू ऐसे ही छाप दिया जो कि पुलिस ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। इसका दंड मेरे केस पे तो पड़ा ही, मीडिया ट्रायल जिसको हम आज के तौर पे कहते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर मेरे घर वालों पे पड़ा। मेरे घर में मेरी माँ थी और मेरे फादर, जिनका छोटा सा बिजनेस था। मेरी जेल में जाने के 2 साल के बाद ही उनका निधन हो गया और फिर जिम्मेदारी मेरे केस और मेरे कोर्ट में पैरवी की मेरी माँ पे आ गई, जो कि पर्दे में रहने वाली थी। दुनिया के बारे में कोई ख़ास जानकारी उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम घर से बाहर निकाले मुझको इंसाफ कराने के लिए। और
वो जब तक लड़ती रही कि जब तक वो बिस्तर पे नहीं आ गए। लेकिन इस दरमियान हमारे रिश्तेदार, मेरे इलाके के अड़ोसी पड़ोसी, मेरे जानकार, मेरा समुदाय, फैमिली उससे बिल्कुल बाइकआउट हो गई। कोई उनसे डर के मारे उस समय में, मैं कहता हूँ आज का हालात बहुत बेहतर है। बेहतर इस लिहाज से कि 18-20 साल पहले कोई ऐसी सोच नहीं होती थी कि इस तरह के गंभीर आरोपों में जो व्यक्ति ज़्यादा था उसके परिवार के साथ खड़ा हो, मिले, बात करे, सपोर्ट करे। सब डरे से नहीं रहते थे कि कहीं हम भी इस कानून में ना फंसा दिए जाए। मुझे याद है अच्छी तरह, एक बार 2004 या 5 में मैं तिहाड़ जेल में था दिल्ली की। मेरी माँ आई और मुलाकात करते हुए उन्होंने बताया रोते हुए, वैसे तो उनसे कोई मिलने आता नहीं था, लेकिन कोई रिश्तेदार आया। मेरी माँ ने बताया कि उसको मेरे पास आए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। लोकल थाने की पुलिस आती है और उसको उठा कर ले जाती है और थाने में जाकर कहती है कि तुम किसके परिवार से मिल रहे हो, इनका तो बेटा देशद्रोही, और गालियाँ बकती है। उस दिन के बाद से वो आज तक तो आए नहीं घर में। शायद मुझको शिकायत उससे भी नहीं, उसकी जगह मैं हूँ, शायद मैं भी ना जाऊँ ऐसे घर में जहाँ पर जिसके घर पे जाने की वजह से कोर्ट, थाना और इंस्पेक्टर की गालियाँ सुननी पड़ती हैं। तो ये वो समय हुआ करता था। एक तरह से आइसोलेटेड हो गए थे मेरी फैमिली। कारोबार ख़त्म हो गया, जो छोटा बहुत बिजनेस था वो ख़त्म हुआ, प्रॉपर्टी ख़त्म हुई, जेवर बिक गए माँ के। 14 साल के बाद जब मैं आया तो ना तो मुझको मेरे पिता मिले घर के अंदर, ना अच्छी हालत में मेरी माँ मिली। वो एक ज़िंदा लाश की तरह मुझको मिली, क्योंकि उनको 2010 में ब्रेन हेमरेज हुआ और पैरालाइज हो गया। 2012 में मैं रिलीज़ होकर आया और घर में घुसते जब मैंने अपनी माँ से मिला गया और मैंने कहा कि मैं आ गया, तो वो बोल नहीं पाया, आँखों से ज़रूर महसूस कर पाया। और जो उन्होंने फ़ाइट की थी जस्टिस के लिए, उसको जीतते उन्होंने महसूस किया। तीन साल पहले उनका भी देहांत हुआ, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि चाहे कैसी ही हालत में मैंने अपनी माँ को पाया, लेकिन सेवा करने का मुझको मौका मिला। लेकिन जितना भी समय मैं उनके साथ रहा, 2 चीज़ों को हमेशा मिस किया। एक उनसे मुँह से बेटा सुनने को, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, और दूसरा उनके हाथ का खाना मुझको कभी नसीब नहीं हुआ। जिस रात को किडनैपिंग की गई मेरी, मैं कभी अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे कानून के मुताबिक IPC CRPC में उसके अनुसार हो, लेकिन राह चलते हुए अगर किसी को जबरन उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये कानून के विरुद्ध है, और इस देश में सबसे बड़ा कानून है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरा किडनैप हुआ, अपहरण हुआ, अगवा किया गया, ना कि अरेस्ट किया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे केस हैं, सिर्फ ये एक केस आमिर का अकेला नहीं है। अगर आप उनकी भी कहानियाँ सुनेंगे या देखने का कभी मौका मिलेगा, सेम पैटर्न मिलेगा। उनको भी कहीं से अगवा किया गया, कई दिनों तक अंडरग्राउंड रखा गया, टॉर्चर किया गया। जिस तरह मेरे से सादे कागज़ पे साइन करवाया गया जबरन,
उसी तरह उन लोगों को भी करवाए गए। मुझे याद है जब वो 7 दिन जब इलीगल मुझको हिरासत में रखा हुआ था, टॉर्चर किया जा रहा था, तो 5वां दिन था, वो मेरे पास 100-150 कागज़ के ब्लैंक पेपर्स का एक गड्डी लेकर आए और कहा कि ये इस पे साइन करो। मैं बहुत टूट चुका था, टॉर्चर बहुत समय से हो ही रहा था, लेकिन फिर भी मुझको लगा ये तो कुछ गलत है, तो मैंने इनकार किया और उसका नतीजा मुझको इनाम के तौर पे मिला कि मेरे नाखून हाथ और पाँव के खींच दिए गए और जबरन फिर में साइन करवाए गए और उस पर लिखा गया कि दिल्ली और उसके आसपास जो भी ब्लास्ट हुए हैं वो मैंने किया। 14 साल ये ट्रायल चला, एक के बाद एक केसेस भरी हुए और 2012 में मैं रिलीज़ होकर बाहर आया, आज से 7 साल पहले। जब मैं रिलीज़ हुआ मेरी 32 साल की उम्र हो चुकी थी। और दुनिया बहुत बदल चुकी थी। मेरी दुनिया 2 तरीक़ों से बदली, एक फैमिली और दूसरा टेक्नोलॉजी। फैमिली में बताया कि किडनैपिंग्स के पहले मेरे माँ थे, पिताजी थे, खुशहाल फैमिली थी। रिलीज़ होकर आया तो ना वो घर था ना वो फैमिली थी। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कि गूगल महाराज आ चुके थे। मुझे याद है कि अभी शायद कल टीचर्स डे था, तो हम स्कूल में जाते थे और अपने टीचर्स को विशेष दे देते थे। अब मैं टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे भी आ गए हूँ, फेसबुक पर भी आ गए हूँ, तो अब देख रहा हूँ विशेष दे रहे हैं गूगल महाराज को और व्हाट्सएप को, वो टीचर हो गए। तो जब मैं निकल कर आया मोबाइल आ चुका था, दिल्ली में मेट्रो आ चुकी थी, पीवीआर सिनेमा आ चुके थे, प्लास्टिक मनी एटीएम कार्ड आ चुका था, लाल लाइट से वाइट लाइट और एलईडी आ रही थी। दिल्ली में दौड़ते हुए बसों के कलर और शेप भी बदल चुके थे। इनसे तालमेल बिठाना, इनको सीखना, आज भी मैं सीख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मुझको नहीं आती, पर सोसाइटी से सपोर्ट मिलता है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुना है कि 1 साल पहले भी हैदराबाद में मेट्रो आई है, या 1 साल हो रहा है, तो ये एक लैंडमार्क है। कुछ समय के बाद आप भी कहेंगे हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब हैदराबाद में मेट्रो नहीं हुआ करती थी। तो ये कहानी ज़िंदगी से जुड़ जाती है। इसी वजह से मैं बताता हूँ, हाँ 19-20 साल पहले दिल्ली में मेट्रो नहीं थी, लेकिन आज है। जेल में रहते हुए मैंने यातना और टॉर्चर भी सहा, देखा, और इंसानियत और मानवता भी वहाँ से मैंने सीखी। मैं यहाँ वो इतना समय नहीं कि 14 साल किस तरह गुजारे जेल में उसको मैं बयां कर सकूँ। ये किताब को मैंने नंदिता हक्सर के द्वारा इसलिए लिखा है कि जो मुख्य बिंदु हैं मेरी ज़िंदगी के, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप सबके सामने मैं रख सकूं, और कई सवाल हैं इसमें जिसका हल
हमको मिलकर ढूंढना है। तो वो घटना तो ज़रूर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जहाँ से मेरे दिमाग के खुलने की शुरुआत हुई। एक समय था कि मैं भी खुद को, अपने धर्म को संपूर्ण, पवित्र, पाक मानता था। आज भी है वो धर्म पवित्र, लेकिन सिर्फ यही है। आज मेरा कहना है नहीं, सारे धर्म अच्छे हैं, पवित्र हैं, समझने का बस फ़र्क है। लेकिन उस समय ऐसी ज़रूर सोचती कि हम ही पाक हैं, हम ही जन्नती हैं। 2000 में जेल में जाने, चलिए शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। पहली बार जब मेरे वालिद साहब जेल में आए, मेरे माँ जेल में मुझसे मुलाकात करने आई, वो काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, ये सोच के छोटी सी उम्र में मैं जेल में चला गया तो अब मेरे साथ वहाँ क्या होगा। तो मैंने पहली बार जब मुलाकात जंगले में अपनी माँ को देखा तो पाया कि वो रो रही हैं, बेटा तू कब आएगा। और दूसरी तरफ जंगले के उस पार मैं भी रो रहा था कि मुझे कब निकालें। लेकिन जब मेरे फादर के चेहरे पे नज़र पड़ी तो देखा कि उनकी आंखों में पानी तो है, लेकिन वो बह नहीं रहे थे। मेरे वालिद ने कहा कि बेटा मुझे पता है कि मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता, तुम बेकसूर हो और उसको साबित करने के लिए मैं 2 काम करूँगा। एक कोर्ट में वकील करके पैरोकारी करूँगा, दिफा करूँगा, और दूसरा खुदा से दुआ मांगूँगा। तो ये है मेरी जिम्मेदारी। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जेल में जब भी और जितना भी समय रहो, अच्छों के साथ रहना। अच्छे ना मिले तो अकेले रहना। वालिद साहब का कहना था कि बाहर की दुनिया और चार दीवारी की दुनिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाहर की दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं। जेल की चार दीवारी की दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे लोग कम मिलेंगे, कम पर मिलेंगे। कोशिश रहना अच्छा, नहीं तो अकेले, क्योंकि सोहबत का, कंपनी का असर पड़ता है। मैंने ये बात बिल्कुल गांठ में बांध ली और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश की। गंदगी में रहते हुए भी गंदगी से मैं बचा रहा, प्रयास किया। क्योंकि वो पढ़ने की उम्र थी, मैंने इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जेल के अंदर दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। जो मैं बात ख़ास तौर पे बताना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू होती है। सन 2000 में एक जेलर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर थे। देशद्रोही, आतंकवादी आरोपों में जो लोग जेल में बंद होते थे, उनको जेलर साहब परेशान करके बहुत खुश होते थे। शायद देशभक्ति का काम। अभी हालांकि कोर्ट से फैसला नहीं आया है, लेकिन वो पहले ही सोचे करते थे इस केस में हैं तो ये इसके साथ इस तरह सलूक करना चाहिए। नवंबर 2000 में मैं भी उनके इस प्रेम में आ गया और मेरी खूब पिटाई भी उन्होंने इनमेट से भी करवाई। और जेल के अंदर एक जेल होती है जिसमें 24 घंटे बंद रखते हैं कोठरी में, काल कोठरी। 5 महीने तक मुझको उसमें डाल दिया। मेरी उस दरमियान पढ़ाई भी छूट गई और 5 महीने जो समय गुजारा कोठरी में, वो साफ
ये आदेश थे जेलर साहब के कि इससे कोई बात नहीं करेगा, इसको कोई सामान नहीं देगा, इससे कोई नहीं मिलेगा। और जो एक गेट था उसके सामने भी बाहर की तरफ एक कंबल काला डाल दिया गया कि रोशनी भी बंद हो जाए, ना दिन का पता चले ना रात का। इत्तेफाक से रमज़ान आ गए। जो 2 टाइम मुझको खाना दिया जाता था उसी को मैं रखकर सहरी और इफ्तारी का मैं इंतज़ाम करता था। एक मटका, एक जोड़ी कपड़ा, 5 महीने मेरी यही दुनिया थी बस। रमज़ान के कुछ दिन गुज़रे थे कि मैं एक दिन सुबह, सर्दियों का समय था, 2001 का शुरू का समय, नवंबर से 2001 मार्च तक मैं उस कालकोठरी में रहा। उसी दरमियान वो रमज़ान आए थे सर्दियों में। तो कुछ दिन गुजरने के बाद रमज़ानों के मैं देखता हूँ एक दिन सुबह ही सुबह कोई कपड़ा लपेटे हुए, अंधेरा होता है, दिन छोटे होते हैं सर्दियों में, मुंह पे कपड़ा लपेटे हुए शरीर को ढक कर कोई परछाई सी आती है और कंबल को हटाकर मेरे कमरे में कुछ फेंकती है और चली जाती है। मैं देखता हूँ तो वो दूध की थैली और खजूर है। कौन नेक बंदा है, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने जेलर साहब के आदेश का भी विद्रोह कर दिया। कोई बात नहीं। और ये सिलसिला उसके बाद हर दिन रोज़ाना सुबह होता रहा। एक दिन मैंने उस भाई से बात भी की और फिर पहचान भी गया। वो 2 भाई थे, एक का नाम करण था, दूसरे का नाम बलबीर सिंह था। मुझे कहा बड़ी हैरत हुई। उस वार्ड में, उस जेल में तो बहुत मुसलमान भी थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इनको लगा कि यार वो रोज़े से है तो उसको कुछ चाहिए, हमको हमारी कुछ जिम्मेदारी है। यहाँ से फिर मेरा दिमाग खुलने की शुरुआत हुई। जेल एक छोटी सी जगह है, लेकिन उसके अंदर हर तरह के लोग होते हैं, हर धर्म के, हर जाति के, हर ज़बान के बोलने वाले, हर कल्चर के। सीखने समझने का काफ़ी मौका मिलता है। और ज़रूरी ही जेल के अंदर सारे बुरे लोग ही रहते हों। हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं तो नेल्सन मंडेला, मार्टिन अम्बेडकर के थे, लूथर, महात्मा गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एक लंबी फहरिस्त है जो जेलों से होकर गुजरी है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैंने निजी ज़िंदगी में इसको महसूस भी किया है। लेकिन इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, हर कामयाब लीडर के पीछे जेल का हाथ होता है। तो जेल में ये चीज़ों को सीखा, समानता, प्यार। तो वो जो करण और विजेंद्र की कहानी है, ये हमको प्रेरणा देती है कि आज भी कितने ही देश कठिन हालातों से ना गुजर रहा हो, लेकिन हर दौर में लोग रहे हैं अच्छे,
उस अच्छी सोच को बढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही तो भारत हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी और वो सभी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, वो वैसा ही भारत चाहते थे। लेकिन हमको ऐसा भारत अभी फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह के हालात 1947 में थे, दो कौमों की थ्योरी, वो कहीं ना कहीं आज भी वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। दो नज़रियात, दो कौमों की थ्योरी। एक जो कि धर्म के आधार में इस देश को बनाना चाहता है, और एक दूसरा तबका वो है जो कि इसको सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहता है। 70 साल के बाद आज फिर वो लड़ाई शुरू हो रही है। हमें तय करना है हमको किस लाइन में खड़ा होना है। सिर्फ खड़ा ही नहीं होना है। अगर हमको अच्छा अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत, अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो हमको तो कुछ करना होगा। नहीं तो एक नज़रियात के ऊपर अगर ये देश आगे बढ़ता है तो वो फिर दिल दूर नहीं कि जो अशर इराक़ में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में हुआ वो इस देश का होगा। डर है मुझको। इस देश की खूबसूरती ही यही है कि इस बाग में हर फूल खिलता है, और हर फूल रहेगा तो ये खूबसूरत बाग रहेगा। ये वो आमिर है जब किडनैप किया गया। ये वो समय है जब किडनैप करने के बाद मुझको टॉर्चर किया गया। तो उसमें से कुछ सिर्फ गूगल महाराज की मदद लेके मैंने तस्वीरें निकालने की कोशिश की है। और भी बहुत कुछ किया गया था, वो गूगल महाराज दे नहीं रहे हैं। जब होगा तो उसको भी शामिल कर लेंगे। अदालत, ये मेरे पिताजी पक्के कांग्रेसी थे। ये मेरी माँ। हाँ, तो ये कुछ पल हैं जो कि बड़े गमगीन और टेंशन और पीड़ा की कहानी में कुछ खुशहाली और कुछ हंसी और कुछ रोशनी मुझको देती है, हंसाती है। आलिया हैं। हम 14-15 साल के थे तो ट्यूशन पढ़ते थे साहब। कुछ सालों के बाद एकदम मैं गायब हो गया। एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पर ये मुझको देख नहीं पाते थे, किसी भी रूप से जुड़ नहीं पाती थी। लेकिन जिस तरह मेरी माँ को भरोसा था मेरी बेगुनाही का और मेरा एक दिन वापस आकर लौटने का, उसी तरह इनको भी भरोसा था कि वो एक दिन आएंगे। कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, कहना बहुत आसान। 5 सेकंड में मैंने 14 साल कह दिए। लेकिन इस 14 सालों में कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने होते हैं, उसका हिसाब करना बैठेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो सभी उन्होंने अपने माता पिता के सामने डटी रहीं। अच्छे रिश्ते आते थे, ठुकरा देते थे और इंतज़ार करते रहीं। और जब मैं रिलीज़ होकर आया तो ये मेरी हम सफ़र बनी। मैं इसलिए कहता हूँ कि वुमेन पावर को मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी माँ और अपनी पार्टनर के रूप में महसूस किया है। जेल के अंदर अगर कोई
बाहर एक अच्छी सोच दे पाता था वो मेरी माँ और आलिया ही थी। किताब में इनकी इजाज़त लेके मैंने कुछ बातें लिखी हैं। हाँ, अनुषा मेरी बेटी। आगे कुछ खुशनुमा पल। ये आज के आगे 2012 में रिलीज़ होने के बाद सन 2013 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस जारी किया, सुमन नोटिस, सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, और कहा कि 14 साल मोहम्मद आमिर खान ने जो बेगुनाही के रूप में गुजारे, सरकार क्यों ना 5 लाख रुपए उसको दे। 3 से 4 साल वो केस चलता है, अपनी स्तर से NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चलाती है, और 2018 में अभी पिछले साल 5 लाख रुपए पुलिस को ऑर्डर करती है और पुलिस मुझको देती भी है। तो हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा केस है जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सुमोटिव नोटिस लेते हुए ऐसा कोई आदेश पारित किया हो। और हिंदुस्तान में ही ये पहला ऐसा केस है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से, अपने अकाउंट से किसी को पैसे दिए। 5 लाख के नहीं है, 50 लाख भी होते, 5 करोड़ भी होते, कंपनसेट नहीं हो सकते। 14 साल की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन ये मॉरल विक्ट्री मैं समझता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारे देश में। जो निर्दोष लोग होते हैं, लंबे समय तक जेलों में गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनका कैरियर ही बर्बाद नहीं होता, उनकी फैमिली भी बुरी तरह बिखर जाती है। और लंबा ट्रायल झेलने के बाद जब वो कोर्ट से रिलीज़ होते हैं, कोर्ट से बरी होकर निकलते हैं, उनकी मोहर लगती है, तो उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन, कंपनसेट की पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि है नहीं। लेकिन एक पॉलिसी है हमारे देश में। जो लोग आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट, और वो कहते हैं हाँ हम टेररिस्ट हैं, और वो सरेंडर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पॉलिसी के तहत उनकी रिहैबिलिटेशन करती है। मैं उस स्कीम के हक में हूँ कि अगर कोई भारतीय नागरिक भटक कर गलती से हथियार उठा लेता है तो उसको समझा बुझा कर मुख्य धारा में लाना चाहिए, अच्छी स्कीम है, और उसका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह जुड़ता है कि जो टेररिस्ट हैं, खुद टेररिस्ट कहते हैं अपने आप को, उनका तो रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन जो टेररिज्म के नाम पे लोगों को फंसाया जाता है, लंबे समय तक वो जेलों में गुजारते हैं, ट्रायल से झेलते हैं, ज़िंदगियाँ उनकी, उनके परिवार की बिखर जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो और वो फिर कोर्ट की मोहर के साथ बरी होकर निकलते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई क्यों पॉलिसी नहीं है? आज आमिर खुशनसीब है कि उसको सिविल सोसाइटी की सपोर्ट मिली है। मैं आज मिस्टर हर्षमंदन जी की ऑर्गेनाइजेशन अमन बिरादरी में काम कर रहा हूँ। कारवान मोहब्बत एक मूवमेंट है जो कि हेड क्राइम के ख़िलाफ़ काम करती है। उन्होंने और उन जैसे और भी लोगों ने मेरी ज़िंदगी को सपोर्ट किया है। मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद सपोर्ट नहीं मिल पाई। जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आज सिविल सोसाइटी अपने तरीके से निभा रही है, निभानी चाहिए, अच्छी बात है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा आपके आसपास आगे अगर कोई इस तरह के गंभीर आरोपों में पकड़ा जाता है तो मीडिया के छवि खबर पर पढ़कर और उसको देखकर ही यकीन ना कर लें। ज़रूर तहकीक करें, दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करें, घर वालों से मिलें, और आपको लगता है कि वो निर्दोष हैं और सहायता के लायक हैं तो जिस तरह उनकी सहायता सपोर्ट हो सकती है वो करें। लीगल एड दे सकते हैं, उनके साथ कुछ घंटे उस परिवार में दर्द बांट कर भी
सहारा दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ अगर मेरी माँ से कोई उस समय मिलने वाला होता, उनके दुख दर्द को बांट लेने वाला ही होता, उनके साथ खड़ा होने वाला, सहारा देने वाला होता, तो शायद वो आज ज़िंदा होती, अच्छी हालत में होती। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 14 साल एक तरफ मैं कोठरी में जेल में बंद था, तो दूसरी तरफ वो भी अकेले एक कमरे में बंद थे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे कोई ऐसा केस देखें, जानने की कोशिश करें और जिस तरह उनकी सहायता हो सकती है उनकी मदद करें। 20 साल पुरानी घटना जो मैंने आपके सामने रखी और 7 साल के बाद में रिलीज़ होकर आया, अब तो शायद 14 साल। गूगल पे भी सर्च करते हैं मोहम्मद आमिर खान 14 इयर्स जेल, तो एक हिस्ट्री निकल आती है। फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, तो एक हिस्ट्री निकल आती है। तो दूसरा जीवन होता ही नहीं होता वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस जीवन में तो ये मेरी ज़िंदगी भर लगा रहेगा। और उसका कभी कभी जो है कोई घटना ऐसी होती है, उसका वो ताज़ा भी कर जाती है। आज सुबह की एक ऐसी घटना है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मोहम्मद आमिर रखा। आईडी कार्ड में भी मोहम्मद आमिर। आज मैं हैदराबाद आ रहा था, सुबह एयरपोर्ट पे दिल्ली पहुंचा और अपना मैंने टिकट दिखाया, उसमें था लिखा हुआ आमिर खान। उन्होंने रोक लिया, आप तो कुछ जान ही नहीं देंगे, आपकी आईडी मोहम्मद आमिर है, इसमें आमिर खान है। अरे हूँ तो आमिर नहीं। मैंने फिर अजय गांधी साहब को कॉल किया, उन्होंने कहा फिक्र ना करो, वो कैंसिल करा देते हैं, दोबारा नहीं कर देते। ठीक है। तो जब मैं जहाज़ में बैठकर आ रहा था, तो जो सुबह आता 1 घंटा मुझको एयरपोर्ट पे चक्कर इधर उधर खाने पड़े, तो मैं जहाज़ में बैठा हुआ सोच रहा था ये क्यों खाने पड़े। फिर मैं 20 साल पहले पहुंच गया। दरअसल मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ बार बार उठा के अपनी किताब का। इस किताब पे भी मोहम्मद आमिर खान लिखा हुआ है, गूगल पे भी मोहम्मद आमिर खान फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट आता है। हुआ ये कि जब मुझको किडनैप किया गया और पुलिस ने मारा पीटा और मेरा सारी कुंडली खोली, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरा आईडी कार्ड में तो नाम मोहम्मद आमिर है और तेरी बिरादरी पठान है, तू अपने नाम के साथ खान क्यों नहीं लगाता। 18 साल की उम्र में उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने जो चार्जशीट बनाई उसमें उन्होंने लिखा मोहम्मद आमिर खान। मीडिया में जब प्रेस रिलीज़ की उन्होंने लिखा मोहम्मद आमिर खान। उस दिन से आज तक मोहम्मद आमिर खान। तो यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि हमारे देश में, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया का मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में वो जाति बिरादरी ये चीज़ सोच बहुत है। लेकिन विडम्बना और बहुत दुख की बात है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ये सोच पाई जाए कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये लगाओ, ये लगाओ, तो ये तो देश को बांटने वाली बात है, ये तो कमज़ोर करने वाली बात है। तो मुझ पे क्यों थोपा जाता है कि मैं पठान हूँ तो खान ही लगाऊँ। उनका कहना था आजकल तो लोग शौक में खान लगाते हैं, नकली पठान है और नकली खान है, तू ओरिजिनल खान है, खान लगा। उन्होंने खान ही लगा दिया, तो आज तक झेलना पड़ रहा है। सॉरी, मैं बात तो बहुत कुछ करना चाह रहा था, समय काफ़ी हो गया, मौसम भी ठीक नहीं है, सुहाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को काफ़ी टाइम लिया। कोई सवाल हो तो प्लीज़ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और
यहीं आपसे मैं इजाज़त देता हूँ। शुक्रिया बहुत। Friends, words fail me as they should. To describe the emotion, and I'm sure all of you are going through this. But I don't think that we have many questions to ask. We should just act in shame. Not just because of what the story has said, but what the questions he himself has asked in his lecture on many important questions. But also the fact that all of us should remember that he is not alone. There are many people like him in many prisons, many jails, without trial. Many innocent people being charged with guilty of the most horrible crimes. I have nothing to say except that, sir, thank you very much for being in Panthan. Thank you very much for spending time with us to speak about your story of courage and conviction. And we are all with you in this following. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाना जी से भी कहूँगा वो आएँ। मैं मंथन के लिए एक छोटी सी गिफ्ट लाया हूँ जो कि आपको और आपके द्वारा, अजय गांधी जी हैं नहीं तो उनको भी मैं शामिल करता देना चाहता हूँ। आ जाओ। हाँ, सवाल भी करेंगे। सवाल भी है। जी जी जी, आइए आप लीजिए। हाँ, आपके लिए शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू प्लीज़ प्लीज़ आपके है ये, मंथन की है। ओह, थैंक यू वेरी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। Friends, Amit just told you what he faced with his name change. I just want to add one thing here. When I met Amir a few weeks ago in Shillong and heard him speak there, I invited him to Manthan. And in the next 1 hour, we settled the date of his coming to Hyderabad. And everything was settled. I called Ajay and Ajay said, fine, everything was done. I came back a week later and Ajay tells me, did you see the email? So I said, no. Let me look at it quickly. And there was a reply from Muhammad Amir Khan that I'm very happy, delighted that you invited me, but I'm sorry I won't be able to come because I'm very busy with the film. I immediately called up Amir and I said, what is this? You said yes, we bought the tickets, everything's done, why did you say no? She says, मेरे पास कोई email आया ही नहीं, मैं कहाँ से जवाब देता? So I got back to the email and I found that it had actually gone to Amir Khan of Bollywood and he had replied. So hopefully we'll get you that Amir as well soon sometime. Yes. Thank you. Now I know why that mix-up happened, Chandra. You booked the ticket and this. Yeah, question. Thank you very much, Sunil. You've gone undergone the stress management in terms of human violation of the rights of your rights. Being an innocent, you undergone this kind of stress management. So many people are doing itself. Here also the one Hyderabad, so many people are being undergoing the stress management by the police fellows, booking under the illegal laws, and also the one. Simultaneously, we are not being given the access to go to the law to get the one justice delivery system from the court. Particularly, the people are being here cheating the most of the police fellows. As comparing with the other cities in India, here in Hyderabad, the police fellows are the most corrupt-minded fellows. From top to the bottom to the most one. Question. And the one my question to you is that, being an officer, the one, don't think that I am the one the peaceful going like another people. I have also gone to the stress management like this.
But how you ask us to face the law, the courageous one, to win the race on the police fellows particularly in terms of human rights violation? Thank you very much. तो एक साथ में जवाब दूं, अगर कुछ और साथी सवाल करें तो मैं एक साथ हाँ दे पाऊँगा। कुछ और मेरा एक सवाल ये है कि आप जो एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जेल में 14 साल जेल में गुजारने के बाद, वो एक्सपीरियंस मतलब उन हालात से अगर कोई मुकाबला करना हो कहीं पे किसी को, तो उनकी रहनुमाई के लिए आपके पास कोई फ्यूचर में मंसूबा पे प्लान है? तो दो सवाल, एक आपने जो अक्सर सवाल मुझसे किया जाता है और उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, वो क्रेज और वो हिम्मत या कहाँ से। तो कोई फार्मूला तो मैंने सीखा नहीं। हाँ, ये था कि जेल में जाने के बाद मेरे सामने दो रास्ते थे। एक के जो जिन घटनाओं जिन हालात से मैं गुज़रा उस पीड़ा को देखूं, कठिनाइयों को परेशानियों से घिरा हुआ, और उसको सोचता रहूं, डूबा रहूं, उसको याद करता रहूं। दूसरा था कि मैं खड़ा हूं, उसका सामना करूं और आगे बढ़ूं। तो उम्मीद और पॉजिटिविटी मैंने कभी छोड़ी नहीं। जेल में भी 14 साल रहते हुए कोई दोस्त नहीं बनाया। अच्छे इनमेट साथी ज़रूर थे लेकिन दोस्त नहीं थे। अगर दो चीज़ें अगर दोस्त के रूप में मैंने देखी तो वो अपने नज़दीक अच्छी किताबें और हरियाली, फूल, पत्ते, गार्डन, इनका मुझको शौक़ था। तो कोई शब्द नहीं है कि मैंने वो 14 साल कैसे गुजारे और हिम्मत कहाँ से आई। बस माँ बाप की दुआएं, कुछ अपनी सोच को मजबूत रखना, अपने बेगुनाही को याद रखना, ये भरोसा होना कि हाँ इस देश में न्याय है और मुझको एक दिन न्याय मिलेगा। यही चीज़ें थीं और आगे बढ़ता गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझको बहुत अच्छे माँ बाप मिले जो कि आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहे। नहीं तो अधिकतर मैंने जेल में देखा है कि 2, 4, 5 साल के बाद फैमिलियाँ उनका साथ छोड़ देती हैं। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे आखिरी दम तक मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझको बहुत अच्छे वकील मिले जिन्होंने मेरी बेगुनाही को साबित किया कोर्ट के अंदर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बेगुनाही को साबित कर पाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझको मीडिया के द्वारा अच्छी कवरेज मिली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझको सिविल सोसाइटी, आप सबके से मोहब्बत, स्नेह और सपोर्ट मिली। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं होता है। हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए। आई थिंक कोई अगर कमज़ोर, पीड़ा में, दुख में, तकलीफ़ में हो तो उसको हम सपोर्ट करें। तो मैं लकी हूँ, बस ये कह सकता हूँ। और मैं लकी हूँ, चंद्रा जी ने कहा कि आमिर ख़ान बॉम्बे वाले आमिर ख़ान को पहुँच गया। फिर मेल पे संवाद हुआ आमिर ख़ान से मेरा, तो ना होता तो गलती तो वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता है। तो आपका कि ऐसा घटनाएं, क्योंकि अभी UAPA में अभी भी अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट में, और आगे उम्मीद है कि इस तरह के आरोपों में और लोग पकड़े जाएंगे, और उसमें जिस तरह से हिस्ट्री दिखाती है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कई बेगुनाह भी उसमें पकड़े जाएंगे। आज मुसलमानों पे, ख़ासकर मुसलमानों पे ख़तरा पूरे ही सोसाइटी, देश पर है, लेकिन मुसलमानों पे विशेषकर 2 तरह की तलवारें लटक रही हैं मुस्तक़बिल, फ्यूचर में। एक UAPA का डर, दूसरा NRC, जो अभी आसाम तक सीमित है, लेकिन ऐसा कहा गया है पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा मैंने पढ़ा है कि हमको ये साबित करना होगा कि हम भारतीय हैं 1951 से पहले की नेशनलिटी हमको दादा परदादा की दिखानी होगी। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं परदादा दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाऊँ। ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते। तो
क्या मेथड होगा। और ये सिर्फ मेरे नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये है सिचुएशन। एनआरसी और यूएपीए में आगे क्या होगा, इस कम्युनिटी के अंदर एक डर है। तो आपसे भी निवेदन करूँगा, सोचिए, कुछ समाधान बुद्धिजीवी हैं यहाँ काफ़ी, कुछ क्या किया जा सकता है इसके बारे में। लेकिन पर्टिकुलर आपका जो सवाल था कि जो ऐसे लोग पकड़े जाएं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अवेयरनेस, सोसाइटी में अवेयरनेस। हमको ऐसे पम्फलेट हमने दिल्ली में बांटे हैं कि जिस तरीके से मुझको उठाया गया, किडनैप किया गया, जेल में डाल दिया गया, अगर मेरा परिवार कानून से समझ रखता या अपने राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, कानून के राइट्स जागरूक होता, वो जानता, तो उसको पता होता कि 24 घंटे तक अगर मेरा बेटा या मेरे भाई या मेरा बाप नहीं आएगा, परिवार का गायब हो जाएगा, तो मुझको क्या कानूनी स्टेप उठाने चाहिए। मुझको थाने में जाके FIR कटवानी चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पे एप्लीकेशन देनी चाहिए, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के यहाँ एप्लीकेशन, गवर्नर के यहाँ देनी चाहिए कि ऐसा गुमशुदा हो चुका है। अगर ऐसा परिवार में मेरे किया होता तो मुझको शायद 14 साल नहीं गुजारने पड़ते और उनको फर्जी केस बनाने का मौका नहीं दिया जाता। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि सोसाइटी को बताया जाए उनके राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या हैं, कानून और अधिकार क्या हैं, वो एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। दूसरा कि जो भी ऐसा अगर कोई पीड़ित हो जाता है तो उसको अपने प्रोफेशनल से मदद करना। कोई वकील है तो लीगल मदद दे सकता है, कोई दूसरे रूप में उस परिवार की मदद कर सकता है, तो उसके साथ खड़ा होना। बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। वो जेल में था तो मैं न्यूज़पेपर जब कभी मौका मिलता था मैं पढ़ता था, और 2 ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनके मैं लेख ज़रूर पढ़ता था और बहुत अच्छा लगता था। एक और आज वो दोनों ही दुनिया में नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक कुलदीप नैयर जी गए हैं, हर वेडनेसडे को उनका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता था, और दूसरे थे खुशवंत सिंह जी, हर सैटरडे को उनका आता था और मैं बेसब्री से जेल में उनका इंतज़ार करता था। कभी मिलता था उस दिन, कभी नहीं मिलता था। तो खुशवंत सिंह जी ने एक बार लेख लिखा और उसमें उन्होंने जर्मनी का एक वाक़या ज़िक्र किया कि जब हिटलर फासिस्ट जर्मनी में आए तो उन्होंने पहले डेमोक्रेट को निशाना बनाया। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी, वहाँ की लेखक आई थी, उसने कहा कि मैं नहीं बोला क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक नहीं था। फिर फासिस्टों ने कम्युनिस्टों को निशाना बनाया, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर उन्होंने आर्टिस्टों को निशाना बनाया, मैं चुप रहा क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं था। उन्होंने फलां को बनाया, मैं चुप रहा, देखता रहा क्योंकि मैं उनमें से नहीं था। फिर जब उन्होंने मुझको निशाना बनाया तो कोई था ही नहीं बोलने के लायक। तो वो हालत हमारे देश की ना हो, इस तरह का हम कुछ सोच रखें। सॉरी, ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा आपको। जब आप रिलीज होके बाहर आए या अंदर भी आपका वक्त चल रहा था जेल के अंदर, जब आप 7 दिन जब कैद में थे, लीगल डिटेंशन में आप थे, जब बाहर आने के बाद आपको सब याद आए होंगे, वो चेहरे सब याद आए होंगे जो लोग आपको टॉर्चर के लिए रिलीज वगैरह जैसा कि आप कपड़े वगैरह उठाए। क्या आपको नहीं लगा अब मैं जाके उनको देखूँ और बताऊँ मैं बेगुनाह और मेरे साथ आपने ऐसा किया, ऐसा गुस्सा आया, इमोशन, या आपने कोशिश क्या करने कुछ क्यों नहीं? अगर आप किताब पढ़ेंगी, ये इंग्लिश में है लेकिन इसके 5 ट्रांसलेशन और हुई हैं। मराठी में आ चुकी है, कन्नड़ा में आ चुकी है। वो कन्नड़ा में अभी 2 दिन पहले उनका बरसी भी थी, गोली लंकेश ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तमिल में आ चुकी है और बंगला में आ चुकी है, उर्दू और हिंदी में हो रही है। लेकिन आपको मौका मिले तो उसमें मैंने डिटेल से लिखे हैं अपने भावनाओं को और उसको जिक्र किया है। तो जो लोग कारण हैं मुझको फ़र्ज़ी तरीके से उस रात को उठाना, टॉर्चर करना और उस गलत तरीके से आरोपों में मुझको डालना, तो मैं भी सोचता हूँ कि वो जब कभी वो आगे सामने आ गए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। मैं सवाल करूँगा, नहीं करूँगा,
देखूंगा डर के भाग जाऊंगा। तो अभी तक तो ऐसा मौका आया नहीं कि वो लोग सामने आए या मैं ढूंढने की तो हिम्मत नहीं है मेरे में, साफ बात तो ये। मैं यहाँ बोल लेता हूँ आप सबके सामने तो ये आप सबकी सपोर्ट है, हिम्मत मिलती है, नहीं तो मुझको डर लगता है। मैं जब से रिहा हुआ हूँ तो कई जगह बुलाया गया हूँ, उनकी मोहब्बत है, बुलाते हैं, सुनते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो ज़रूर उन तक भी जिन्होंने मुझको गलत तरीके से बंद किया है रिपोर्ट ज़रूर पहुँचती होगी। तो वो बहुत तलमलाते भी होंगे, तलाश में भी होंगे मेरे सबक सिखाने से फिर। लेकिन हम डर गए तो फिर बोलना तो है, और हिम्मत मिलती है आप सबके सपोर्ट से, आपके प्यार से कि हाँ बात करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। मेरी खुली ज़िंदगी, खुली किताब है। मैं जब गलत नहीं हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। इंसाफ की बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ और करता रहूँगा। अगर वो आ गए कभी सामने तो देखी जाएगी, लेकिन सोचता तो यही हूँ कि कन्नी कटरा जाऊँगा बुरे लोगों से, और वो बुरे लोग जिनके पास पावर हो। तो मेरे में तो कम से कम भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इससे सबक लें और आप भी कन्नी कतराएं, क्योंकि मेरा तो दामन दाग है, दागदार रहा है। मुझ पे दूसरा भी बहुत जल्दी से दाग किया जा सकता है, लेकिन जिसका दामन पाक साफ है वो तो खड़ा होकर बात कर ही सकता है। तो आप खड़े होकर बात कहिएगा मेरा कुछ पता नहीं है, सॉरी जी। आमिर, आई एम थॉमस। इतना सब होने के बाद आपका चेहरा देखे तो ऐसा लगता है आप केवल पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अब इतना सब होने के बाद मैं सोच रहा हूँ अगर आपके नाम पे अगर कोई मूवी बने और कोई गाना नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए। उन बाकी गानों से सबसे अच्छे दिख रहे हैं आप, बस ये। शुक्रिया बहुत बहुत थॉमस साहब। मैं जब से रिहा हुआ हूँ तो बॉम्बे से 4 से 5 ऑफ़र फिल्म के आए हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग फिल्म तो बनाना चाहते हैं और करोड़ों का बजट भी बताते हैं, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, ना मेरी चाहत है ना रही है। किताब लिखी गई है इसी मकसद से कि मैं अपनी ज़िंदगी के द्वारा उन सभी लोग जो इस तरह की घटनाओं से पीड़ित रहे हैं, सोसाइटी को, देश को बता समझा सकूं कि ऐसा भी होता है। मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है, पर्पस कमाना नहीं है। तो इसी वजह से हमने इसको बहुत रेट कम रखवाए, रिक्वेस्ट करके पब्लिशर से कि हर कोई इसको पढ़ सके और ख़रीद सके और मैसेज आगे पहुंचा सके, असली घटनाओं को, सही सच्ची हालात को समझ सके। तो पैसा कमाना तो मकसद नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ कमर्शलाइज होती है और वो कोई करोड़ों का अगर बजट बना के करता है तो कम से कम एक डिग्निटी के साथ तो मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। तो कुछ ऑफ़रों को मैंने जो है सम्मान के साथ विराम दे दिया है, और एक दो प्रपोज़ल हैं चल रहे हैं। अगर हुआ तो ज़रूर आशा है कि फ़िल्म आएगी, और मैं बताता हूँ कि उनको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब में इस 14 साल की ही जीवन में नहीं, बचपन से लेकर आज तक के आमिर की कहानी में हर रंग है। उनको हीरोइन डालने की ज़रूरत नहीं है, वो है 14 साल में। वीर ज़ारा एक फ़िल्म आई थी और उसमें कोई एक थी जो कि हीरो सलमान खान या कौन था, शाहरुख खान था, और हीरोइन 14 साल उसका इंतज़ार करती है। तो किसी ने मुझको कहा कि वो फ़िल्म देखी है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो देखी नहीं। कह रहे उसमें भी एक 14 साल इंतज़ार करती है, लेकिन फ़र्क और तुम्हारे में उसमें यह है कि वो बनावटी फ़िल्म है, तुम्हारी असली कहानी है। तो बनाना चाहेगा तो ज़रूर बनाएगा, और देखेंगे आपके दुआ रही तो। हाँ, तो अभी बहुत अच्छा एक अलग अलग तरीके से मेरी कहानी को पसंद किया जा रहा है। मैं सभी का, आप सभी का, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो भी पढ़ता है, जानता है, उन तक पहुँचती है कहानी, तो वो सोचते हैं कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। तो डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हैं, गूगल पे हैं, यूट्यूब पर लेख लिखे गए हैं, वो गूगल पे लिंक हैं, किताब लिख दी गई है, फ़िल्म की भी तैयारी हो रही है। लेकिन अभी हाल ही में मुश्किल से 1 महीना हुआ है, थिएटर के रूप में, दास्तान गोई के रूप में एक प्ले लिखा गया,
और लखनऊ में 3 अगस्त को उसको प्ले किया गया और पूरा हॉल भरा था। थोड़ा अलग तरह का वो एक्ट है, दास्तान कोई है तो वो सिंगल आदमी स्टोरी टेलिंग के रूप में वो बात करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बात की है, लेकिन 40 मिनट उन्होंने सोचा था, लेकिन जब मेरे से उन्होंने बात की, किताब पढ़ी, तो वो कहने लगे कि मैंने 2 घंटे के करीब का बनाया और काटूं तो क्या काटूं, क्योंकि हम इसको ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रख पाते हैं कि आदमी ऊब जाते हैं। तो मुझे डर है पता नहीं उस दिन परफॉर्मेंस करूंगा तो क्या होगा। तो उन्होंने भी मुझको, जब परफॉर्मेंस हुआ तो पहला परफॉर्मेंस था उनका, बुलाया लखनऊ। वो मैंने देखा तो मैं भी बड़ा भावुक हुआ। बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया और पूरे 2.25 घंटे का प्ले था और बहुत जो दर्शक थे उन्होंने बहुत सराहा, कई लोग उसमें रोए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी 3-4 दिन पहले उसको रिपोर्ट भी किया। तो मैं चाहूँगा जब तक फिल्म थॉमस साहब नहीं बनती है, अगर हैदराबाद के लोग चाहें तो थिएटर के रूप में उस कहानी को मैं आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करवाने में मदद करूँगा। मंथन और आप में से कोई इन फ्यूचर चाहें तो वो चीज़ हम यहाँ पर लाकर एक बार अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। शुक्रिया। जब बात कर रहे थे 2 चीज़ें आप जिक्र करें। एक चीज़ आपके अप्रहेंशन कि एक कम्युनिटी के खिलाफ जनरल परसेप्शन अगेंस्ट है, एक चीज आप अप्रहेंशन के तौर पे कहा। और एक अप्रहेंशन आपका जब आप जिक्र करें, अनुषा जब 18 साल की होगी तो क्या होगा, हालात अच्छे नहीं। ये 2 चीज, these 2 apprehensions that you have got, see, your case admittedly is very wrong. Nobody will justify that, but it is an isolated case. See, आपका apprehension जो है गलत, I mean, to tell you the real fact, to give you hope, it is not your apparent, you need not apparent, because you see Bollywood, all the famous stars are cons. Let us talk about past, some of the presidents of India, they were Muslims. Take cricketers. Question. Cricketers, Muslims. So you need not apprehend. Anusha's future will be bright. हर किसी को अपने जज्बात का ज़ाहिर करने का हक है, तो आपने किया। देखिए, मैंने अपने जज्बात बताए और कोई भी ज़िंदगी आप एक की उठा के देखें या किसी कम्युनिटी की उठा के देखें, किसी स्टेट की उठा के देखें, किसी देश की उठा के देखें, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। हमको अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए और जो कमियाँ हैं उनको भी बताना चाहिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो एक सोच मेरी है जो मैंने आप सबके सामने रखी, एक आपकी सोच है जो आपने यहाँ पर प्रकट की, तो आपका भी सम्मान है सोच का। पर हकीकत यह है कि समाज में असुरक्षा की भावना है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ नॉर्थ इंडिया में, जिन्होंने जब वो यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं 1 या 2 दिन की, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह जाने के लिए, तो घर में वो कहते हैं कि भाई हमको नॉनवेज नया बनाकर देना। कि अगर हमने नॉनवेज खाया रास्ते में, तो किसी ने अगर ये कह दिया कि यार ये मटन नहीं, ये गऊ माता है, तो हमारी लिंचिंग हो जाएगी। तो कुछ तो खौफ है इस देश में, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियनों के लिए अलग समस्याएं हैं, दलितों के लिए इस देश में अलग समस्याएं हैं, आदिवासियों के लिए भी समस्याएं हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। माय क्वेश्चन इज दैट आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और आपको 14 इयर्स के बाद 5 लाख का कंपनसेशन मुआवजा मिल गया। अभी सवाल ये बन रहा है कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। और मेन मेरा जो क्वेश्चन है
आप देख सकते हैं जैसा वायलर एनकाउंटर इज आल्सो एलिजिबल टू बी फेक एनकाउंटर। तो उन लोगों के लिए उनकी तो जान ही चलेगी, उनके घर वाले की रोजी रोटी कैसा चलेगी? जिन लोगों ने ये काम किया है, कॉन्स्पिरेसी किया है, ये उनकी जो जॉब है उनको वहाँ से डिसमिस करके ये जो विक्टिम्स की फैमिली को वहाँ पे ला सकते हैं क्या? क्या ऐसा हम ऐसी कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाने पर कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को। तो यहाँ जो आप शायद कहना चाह रहे हैं और मैं जो शायद समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर किसी स्टेट को ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं तो साथ में उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। अगर उस पावर का वो मिसयूज़ करता है तो उसको जवाबदेही देते हुए उसको सज़ा भी देनी चाहिए, चाहे वो निर्दोष लोगों को फंसाना हो या इनकाउंटर फर्जी तरीके से किए जाना हो। तो ये चीज़ें कानूनी दायरे में आती हैं, कानूनी प्रक्रिया है, लॉ एंड जस्टिस का ये मामला है। तो पहले तो सोसाइटी को मैंने कहा अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा, अगर ये कहीं घटना होती है तो उसके फैक्ट्स इकट्ठे करें और वहाँ पर साक्ष्य इकट्ठे करें जो कि वो बता सके अगर कि हाँ इसको पकड़ा गया था, फर्जी तरीके से मारा गया था, तो उसको ज़रूर ही कानून के अंदर ऑलरेडी हमारे देश के अंदर कानून है, प्रावधान है, हम उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं जिनको कोर्ट में लेकर जाया गया है और उसमें लोग बंद भी हुए हैं और सज़ाएँ भी मिली हैं, भले वो कम मिली हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे फैक्ट्स आते हैं तो कानूनी तरीके से उसको हम आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें अवेयरनेस, जागरूकता और यूनिटी की ज़रूरत है और कानूनी रूप से हम आगे ज़रूर पास आउट कर सकते हैं। एक केस मैं आपको बताऊं, इशरत जहां का बहुत मशहूर केस हुआ, उसमें भी फर्जी इनकाउंटर किया गया, लेकिन अब देश की सरकार बदली है तो जो लोग आरोपी थे वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभी ये सीमा ख़त्म नहीं होती है। अगर सेशन कोर्ट है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। उम्मीद करते हैं कि उस परिवार को भी जस्टिस मिलेगा। और इस तरह के और भी जो कि केसेस हैं, वो एक मिसाल में दे रहा हूँ, इस तरह और भी कोई केस हैं जिसमें सज़ाएँ दी गई हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वगैरह, हम कानून के ज़रिए से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जागरूकता की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जी शादी नहीं हुई तो मेरा एक आपसे प्रश्न है जी। तो आपके अम्मी अबू जो आपका नाम क्या था, मोहम्मद आमिर या आमिर खान, क्या चीज़ जो था, किससे बात को बताएंगे? मैं आमिर से सेंटर में हूँ। आमिर। Hello sir. Now actually we are illegals, so we are very frustrated when any case doesn't happen quickly or sooner. So your case was like 14 years long, and now also you didn't compensation, and you are still fighting for it, and also other people. So while you are in jail, so your inmates or your other co-prisoners who are there, were you not like influenced by them, or how did you choose to be with them, and how are their mentalities? Can you explain it to them? तो हमको जेल के जिस हिस्से में रखा जाता था उसको हाई सिक्योरिटी वार्ड कहा जाता है। जेल के अंदर भी एक जेल होती है और उसमें हाईलाइटेड केसेस होते हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हों, बहुत गंभीर हों, माफिया हों। माफिया से याद आया है, मैं आपके जवाब को फिर आगे दूँगा कि जब मैं जेल में था, छोटी उम्र थी, तो बड़ा घबराया हुआ, डरा हुआ था, क्योंकि ख़तरनाक क्रिमिनलों के दरमियान मुझको डाला गया था। हार्डकोर क्रिमिनल थे, माफिया थे। तो अच्छा, जब मेरी डेट पड़ती थी तो मेरे लिए हथकड़ियाँ जेल में बांध लगाई जाती थी। जो कोर्ट से जेल से कोर्ट में ले जाने लाने वाली वैन थी वो अलग थी, सेपरेट थी। गार्ड मुझको एक छोटे से पतले दुबले से, अब तो मैं काफ़ी भारी हो गया हूँ, मैं 18 साल का था, बहुत पतला दुबला सा था, तो 5-10 गार्ड गन लेके चलती थी। तो क्रिमिनल वो लोग देखते थे और मुझसे डरते थे, पता नहीं किस गैंग का है। तो वो मुझसे डरते थे और मैं उनसे डरता था कि यार ये मुझको ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। और वो अलग तरीके से
तो ये एक अचानक मेरे जहन में आया, सोचा कि आपके सामने ये रखना चाहिए, आप सभी के सामने, कि ऐसी भी कभी कुछ गलतफहमियाँ होती हैं जो कि इंसान के लिए अच्छी साबित हो जाती हैं कभी कभी, और मैं उस पीड़ा से बचा रहा। तो मैंने बताया कि मैंने टॉर्चर भी सहा, अत्याचार भी जेल के अंदर देखा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी और कुछ इनमेट्स के द्वारा भी, और बहुत अच्छी चीज़ों को भी, इंसान ह्यूमैनिटी भी मैंने जेल के अंदर देखी। तो वहाँ पर उस चार दीवारी के दुनिया के अंदर ज़्यादातर असहाय आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, और दुनिया के हर आराम से वो कटी हुई हैं। टेस्ट होता है ना, कोई टेस्ट लेस ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। तो ये जो मेरा पेट निकला है वो इसी दुनिया में सारे टेस्ट मैंने बेतरतीब जो है इंजॉय किए, तो इस वजह से मैं बेढंगा फैट ज़्यादा हो गया, क्योंकि 14 साल कुछ मिला ही नहीं। जली हुई रोटियाँ, सब्ज़ी होती थी तो उसमें भी कीड़े रेंग रहे होते थे, उसको हम हटा हटा के खाया करते थे। दाल होती थी पतली पानी वाली, उसमें भी कंकर होते थे, तो दांत टूट जाते थे चबाते हुए कभी बार। और तो उस कठिन समय में जो इनमेट्स होते थे वो ज़्यादातर अमूमन जो है अपनी दुखी बातें एक दूसरे को साझा करते हैं, और जो सहयोग वो दे सकते हैं वो आपस में देते हैं। तो अमूमन अच्छा रिलेशन रहा है। पर अब कुछ सालों से देखने में आ रहा है कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके प्रति जेल के अंदर का माहौल और उनका रवैया और सोच बदलती जा रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो इनमेट्स की हो। जैसे देशद्रोही का केसेस हैं, रेप के केसेस होते हैं, और इस तरह के जो केसेस हैं उसमें जो है आरोपी जो जिसके ऊपर ब्लेम होता है, चाहे वो उसने किया है नहीं किया, लेकिन आरोपी तो है जेल में, उस सेक्शन के तहत तो वो आता है, पहचान तो यही होती है। तो उनके साथ अत्याचार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि शारीरिक हिंसा, फिज़िकली टॉर्चर किसी भी रूप में जायज़ नहीं है, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून सर्वोपरि है, अगर कोई दोषी है तो कानून उसकी सज़ा देगा। एक चीज़ और बात बताता हूँ। हमारे बाहर की दुनिया में जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, वहाँ से हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन का तरीका है। उस चार दीवारी की दुनिया के अपने रिवाज हैं, वहाँ कभी नाम नहीं पूछते हैं, वहाँ पूछते हैं किस केस में हो। अगर किसी ने कहा चोरी में, तो समझो उसकी शामत है। शामत मतलब वो उसकी दुर्गत बननी है, उसको परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे लोग। और किसी ने कहा कि मर्डर में, अच्छा भाईजान बैठिए, अजीब। तो इसलिए वहाँ पर केस पूछा जाता है, और केस पूछने के बाद ही आपका स्टेटस तय होता है कि आप अपर क्लास हैं या लोअर क्लास है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन है वहाँ का रिवाज। फिर केस पूछने के बाद ये पूछेंगे कि कहाँ से हो। तो नाम वाम बाद में आखिर में पूछा जाता है, वहाँ पर नाम वाम की वैल्यू नहीं है, वहाँ की अपनी एक दुनिया है। तो जो जितना पुराना होता है, जो जितना बड़े केस में होता है, उसकी उतनी इज्जत वहाँ पर की जाती है। जब भी एक फिल्म एक्टर जिसने कुछ समय जेल में गुजारा, अब उसको भाई के नाम से जाना जाता है। हाँ, उससे पहले तो कहा नहीं जाता था। बहरहाल तो मैं एक बार अपनी कहकर बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। कहने को बहुत कुछ है और वो याद आता रहता है, दिलचस्प बातें हैं उसमें। जब मुझको 12 साल हो गए, ज़्यादातर मेरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कोठरी के अंदर समय गुजरा है। 95% मेरे 14 साल का। आखिर का 1 साल मुझको मेरे व्यवहार को देखते हुए जेलर ने मुझको बाहर निकाल दिया था। ये वो जेलर नहीं थे जिन्होंने मुझको बंद किया था, ये दूसरे जेलर थे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने वाले जेलर नहीं थे।
तो उन्होंने व्यवहार आचरण देखा मेरा कैरेक्टर और उन्होंने मुझको आम बैरिक में निकाल दिया। 200-150 एक बैरिक में रहते हैं, तो सभी इज्जत करते थे। जो भी पूछता था कितने साल हो गए आपको, मैं कहता जी 12-13 साल हो गए। तो वहीं वो अच्छा ठीक है। तो मैं एक कोना आज भी तन्हाई को ज़्यादा पसंद करता हूँ। शोर शराबा उससे मुझको मैं जल्दी से कंफर्ट नहीं हो पाता। तन्हाई को मुझको अच्छा लगता है। घर में भी एक कोना मैंने बना रखा है, तो आलिया कहती है कि ये भी जेल बना ली है तुमने, अकेले रहते हो। तो बैरिक के कोने में मैं रहता था। जब वो जेल में जब कभी कोई इनमेट नहीं आता है तो उसका इंटरव्यू लेने वाले और उसको कानूनी सलाह देने वाले वहाँ पर बहुत होते हैं। आधे वकील तो जेल में बन जाते हैं। कोई वकील है यहाँ पर? तो बेहतर है, अच्छे से समझेंगे। तो आधे वकील बन जाते हैं। सहमत हैं? जो 2 साल थोड़ा गुजार ले समय, तो उसको इनमेट्स को समय देंगे और बताएंगे तू किस केस में, तेरी कब बेल होगी, कितना टाइम लगेगा, सब बताते हैं। तो एक बार एक छोटे से केस में लड़ाई झगड़े 751 अंडर सेक्शन में आया एक इनमेट, और उसको घेर के 3-4 लोग बैठ गए। मैं कोने में बैठा हुआ सुन रहा था, किताब पढ़ रहा। किताब पढ़ने का शौक़ था। किताब का इसी वजह से भी शौक़ रखता था कि मैं खाली बैठूंगा तो लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तो कुछ अच्छी भी बातें होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। तो मेरा मिजाज मिलता नहीं था। मैं वो कहेंगे कि हाँ ये मसरूफ़, इसको छोड़ो, इसके पास क्या जाना। तो कुसंगति मतलब बैड कंपनी से मैं दूर रहता। मैं तरह तरह से तरीके अपनाता था कि किस तरह से मैं अपना एक दायरा बना के रखूं। लेकिन आवाज़ तो आ रही थी, मैं सुन रहा था। वो उसका परेशान था बच्चा, वो पूछने लगा। उससे पूछा किस केस में, उसने कहा 751 में। तो जो 3-4 लोग आपस में बैठे हुए उससे पूछ रहे, उसमें से एक बोला, अरे कुछ नहीं, तू तो चाट पकौड़ी के केस में, यूँ ही निकल जाएगा 1 हफ्ते में, बेल हो जाएगी तेरी। और ये देख, ये है ना, इसको 6 महीने हो गए जेल में, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है ये। और ये जो है 1 साल हो रहा है इसको, ये डिप्लोमा कर रहा है। और मैं 3 साल हो गए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और वो देख रहे हैं खान साहब कोने में, वो PhD कर रहे हैं, 14 साल कर रहे हैं। शुक्रिया, बाय बाय।